पिछले कुछ हफ्तों में जब दुनिया भर के मार्केट्स ने सेलिब्रेट किया कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुल गया, सबको यही लगा कि अब जो ऑयल प्राइसेस है ना वो गिरना शुरू हो जाएंगे, है ना। और एनर्जी की क्राइसिस खत्म हो जाएगी। उसी वक्त एस एन पी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, है ना, एस एन पी ग्लोबल का कहना यह है कि ब्रेंट क्रूड फिर से 80 से 90 डॉलर के आसपास रह सकता है। अब सवाल यह है हमारे सबके दिमाग में, आपके दिमाग में भी होगा, कि जब ये क्राइसिस खत्म हो गई है तो ऑयल इतना महंगा क्यों, और क्यों रह सकता है, और इसका हमारे देश इंडिया पे की इन्फ्लेशन पे, है ना, रुपया पे, फिस्कल डेफिसिट पे, और सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सिंपल सी चीज है। आज हम समझेंगे कि एनर्जी मार्केट जो है ना वो हेडलाइन से नहीं चलते, वो चलते हैं सप्लाई डिमांड के फंडामेंटल से। तो सबसे पहले इसी की शुरुआत करते हैं हॉर्मुज से। तो हॉर्मुज रीओपन बट रिस्क रिमेन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हॉर्मुज खुल तो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि आपको यहाँ अर्थ के डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना, ये ईरान है, ठीक है, यहां से यूएई है, और यहां से ओमान की भी बॉर्डर लगती है। अब जो सारे शिप है ना वो यहां से जाते हैं, तो यहां से लगभग बड़े बड़े दो ही शिप एक साथ निकल पाते हैं। इतनी नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, क्योंकि बड़े शिप रहते हैं किनारे से नहीं निकल सकते, टकराने का डर रहता है। तो अब हुआ क्या, सबसे पहले ये सवाल समझने की कोशिश करते हैं। यूएस ईरान की अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई रीओपन कर देते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, क्योंकि पहले यूएस या जितनी भी कंट्रीज हैं ऑयल की, उनको फायदा हो रहा था जब ऑयल महंगा था। पर जब ऑयल बिकना ही बंद हो गया, आप समझ रहे हैं, तो सभी को नुकसान होना शुरू हो गया, जो खरीद रहे हैं वो भी, जो बेच रहे हैं वो भी, है ना। तो यूएस और ईरान की अंडरस्टैंडिंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया गया, है ना, भाई साहब खुला पहले ही था, वो तुम ही ने बंद कराया। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 20% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से होकर गुजरता है ऑयल का। तो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट हो गया, है ना। मतलब जो भी 1/3 सी बॉर्न ऑयल ट्रेड है ना वो यहाँ से जाता है, सी बॉर्न मतलब पाइपलाइन नहीं, समुद्र के रास्ते, ठीक है। अब इसी रीजन से निकलता है, मतलब आप समझो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है, वो ब्लॉक हो जाए तो कितने सारे ट्रक फंस जाएंगे, है ना। कितना सारा सामान डिले हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। जो गुड्स है वो भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये सब यहाँ पर हो गया इसी वजह से, है ना। हमने कई बार सुना भी न्यूज में कि शिप्स पे अटैक किया गया, इंडियंस पे भी अटैक किया गया। अब ऑयल किन किन कंट्री से आता है, तो इसके पीछे जितनी भी कंट्री है, सऊदी अरेबिया हो गई, इराक, यूएई हो गई, कुवैत हो गई, कतर हो गई, इस सब का ऑयल यहीं से निकलता है, ठीक है। पास होता है जैसे ही ऑयल के टैंकर्स निकलना शुरू होते हैं। अब मार्केट ने क्यों सेलिब्रेट करना शुरू किया, क्योंकि रीओपनिंग मतलब अब ऑयल टैंकर्स वापस जा सकते हैं, है ना। सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन था अब वो भी कम हो गया, ठीक है। तो जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई रूट्स थे ना वो रिस्टोर हो गए, है ना। तो मार्केट को लगा अब सारी चीजें वापस हो जाएंगी, सारी चीज नॉर्मलाइज क्विकली हो जाएंगी। बट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि कोई भी क्राइसिस जब भी आती है तो शिपिंग कंपनीज क्या करती हैं, इंश्योरेंस चार्ज करना शुरू कर देती है। इंश्योरेंस वैसे भी लगता है पर हायर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है, और जो फ्रेट के रेट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऑयल ले जाने का, जो टैंकर्स शिप्स जो पैसा लेते हैं वो भी बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, जितने भी लोग खरीदने वाले हैं वो मिनिमल खरीदते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला था, है ना, कि हम कम से कम यूज करें। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप मत यूज करो, उन्होंने कहा फिजूल खर्ची मत करो। ऑयल की हो गई, गैस की हो गई, इन सब चीजों की हो गई। अब रीओपनिंग के बाद क्या होगा, यहाँ से टैंकर्स आराम से जाएंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी, है ना, ट्रेड रूल्स भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। यही सेम चीज 1980s में भी हुई थी, जब ईरान और इराक वॉर हो गई थी, है ना। तो ऑयल टैंकर्स को अटैक करना शुरू कर दिया था, सेम डिसरप्शन तब भी हुआ था, है ना। मतलब प्रोडक्शन तब भी हो रहा था पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, है ना। फिर आ जाता है इमीडिएट सप्लाई शॉक रिड्यूस। अभी जो अचानक से सप्लाई शॉक हुआ था वो रिड्यूस होगा तो बैलेंस हो जाएंगी चीजें, है ना। सेम ये वाली सारी चीजें हैं। बट वाई एक्सपर्ट्स आर स्टिल कंसर्न, ये हमारा सवाल है आज के इस वीडियो का, कि एक्सपर्ट अभी भी चिंता में है। ये क्यों है चिंता करने की बात यहाँ पर क्यों आ रही है, क्योंकि जो ऑयल इन्वेंट्रीज है ना वो अभी भी गिर रही हैं। मतलब इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, जहां पे हम ऑयल रिजर्व्स को रखते हैं, मतलब ये इमरजेंसी स्टॉक मान लीजिए, है ना। क्यों फॉलिंग इन इन्वेंट्रीज है, क्योंकि मार्केट के पास अब बफर कम बचा है। तो फ्यूचर शॉक अगर लगता है तो बफर स्टॉक हमारे पास कम बचा है।
जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक हाउस होल्ड है 50 किलो व्हीट रखता है, आप भी अपने घर में कुछ गेहूं चावल आटा रखते ही होगे, है ना। आप मान लीजिए ये बफर स्टॉक सिर्फ 10 किलो बचे, तो आपको लगेगा ना छोटा भी कुछ ऊपर नीचे डिसरप्शन आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम ऑयल के साथ भी है हमारे, है ना। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो गई। तो ओएसीडी कंट्रीज ने क्या किया, सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए ना स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स यूज करना शुरू किए। थोड़ा बेवकूफी भी थी, है ना, कह सकते हैं अभी के सर्कमस्टांसेस से, क्योंकि हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स तो हमने बचा के रखे थे। हमने ऑयल के रेट बढ़ा दिए, वो ठीक था, है ना। अब आप मुझे सरकार विरोधी बोलो या सरकार के सपोर्ट में बोलो, पर आपको इधर या इधर एक चीज तो चूज करनी पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व ना यूज करके हमने रेट बढ़ाना सही समझा, जो कि मेरे हिसाब से सही था। क्योंकि जो इंसान 100 रुपए का पेट्रोल भरा रहा है वो 110 का भी भरा सकता है, मजबूरी जितनी है उतनी है, थोड़े दिन की बात है। पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज करते और बाहर डिसरप्शन आ जाता तो फिर तो पेट्रोल जीरो ही हो जाता ना, खत्म ही हो जाता। उस वजह से अभी जो जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन हुआ है उसमें ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया, क्योंकि बहुत लोगों ने महंगे में नहीं खरीदा और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को यूज करते गए। अब गल्फ की जो प्रोडक्शन रिकवरी है वो भी टाइम लेगी, क्योंकि हॉर्मुज अभी रीओपन हुआ है ना। प्रोडक्शन ऐसा नहीं अचानक से सेम उसी लेवल पे पहुंच जाएगा, प्रोडक्शन को भी टाइम लगेगा। फैसिलिटीज को रीस्टार्ट करना होगा, इन्वेंट्रीज को फिर से बनाना होगा, है ना। शिपिंग शेड्यूल्स फिर से बनेंगे, लॉजिस्टिक्स की चेन बनेगी, ये सारी चीजें हैं। मतलब एक सिंपल समझो, गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी अगर हरिकेन्स आ जाते हैं तो यूएस ऑयल प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं वीक्स और मंथ्स लग जाते हैं उसको रिकवर करने पे। तो यहाँ पे तो गोला बारूद ड्रोन मिसाइल सब कुछ हुआ है ना। जैसे कोविड में भी धीरे धीरे टाइम लगा था ना, कोविड के बाद क्या हुआ था, लॉकडाउन तो एंड हो गया चलो आज से, पर सप्लाई रिकवर करने में टाइम लगा। तो ऑयल प्राइसेस 2022 में 120 बैरल भी पहुंच गए थे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब जो एनर्जी मार्केट है ना वो अभी भी फ्रेजाइल तो है। फ्रेजाइल क्यों? वेस्ट एशिया में टेंशन, रशिया यूक्रेन वॉर, ओपेक का जो प्रोडक्शन डिसीजन है वो, है ना, चाइना की डिमांड रिकवरी, ये सारी चीजें। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप समझो एक स्टूडेंट है, वो सिर्फ एग्जाम पास कर रहा है, सिर्फ पास कर रहा है। अगर मान लो एक भी क्वेश्चन कठिन आ गया तो वो बाउंड्री के पार ना हो पाएगा, वो फेल हो सकता है। तो एनर्जी मार्केट भी ऐसे ही है, उनके पास जो कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी, वो थोड़ा रिस्की मामला है। तो क्राइसिस में भी ओवर, बट एनर्जी मार्केट्स में नॉट बी बैक टू नॉर्मल येट, तो जो कि सही बात है। वाई ऑयल प्राइसेस कोड राइज अगेन, ये समझ लेते हैं क्यों इनका ऐसा कहना है कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। अब काफी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये लगभग $70 के आसपास पहुंच जाएगा, है ना, पर बैरल। पर क्या हुआ, एक्सपर्ट्स इसके साथ अग्री नहीं कर रहे हैं इस फिगर के साथ। उनका कहना सिंपल है कि सप्लाई डिमांड का जो फंडामेंटल्स है ना वो अभी भी टाइट है। अगर आप 1990s की बात करो तो लगभग $20 के आसपास था, है ना। ये था 1990s में। फिर अर्ली 2000 में ये 30 से 50 पहुंचा, है ना, डॉलर में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। 2008 में ये पीक पे था, इससे ज्यादा कभी नहीं गया, 147, है ना। कोविड में ये 20 से नीचे आ गया था फिर से, है ना, कोविड में। और फिर 120 पहुंच गया था, कब, रशिया यूक्रेन वॉर होते होते, है ना, 2022 में। तो 80 टू 90 जो है ना वो, ऐसा नहीं कह सकते कि हिस्टोरिकली हम बोले बहुत ज्यादा हाई है, बट हाँ हाई तो है। मतलब इतना हाई है कि ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। मैंने आपको पूरा सिनारियो बता दिया 1990 से लेके 2022 और अभी 26 तक में। तो ऑयल का कहना है कि 80 से 90 या 95 तक पहुंच सकता है विद इन वीक्स, अगर जियोपॉलिटिकल इवेंट कुछ हो जाते हैं तो, ठीक है। अब डिमांड इज रिटर्निंग, क्यों? चाइना ने परचेस शुरू कर दी, ठीक है। तो डिमांड अभी से ही राइज होना शुरू हुई है ना। इंडिया इज ऑल्सो नॉर्मलाइजिंग इंपोर्ट्स, जापान रीबिल्डिंग एनर्जी स्टॉक्स। तो आप ये समझ सकते हैं चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो रही है ना, ट्रेड ट्रैवल भी इंक्रीज हो रहा है ना, चाइनीज फैक्ट्रीज ने भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया है, ग्लोबल ऑयल डिमांड भी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है ना। सेम चीज इंडिया, क्योंकि अगर चाइना की डिमांड बढ़ी, मान लीजिए चाइना में एनर्जी डिमांड, है ना, क्योंकि जनरली ये लीडिंग फैक्टर रहता है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स का। इंडिया में नॉर्मलाइज हो रहे हैं इंपोर्ट्स। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, अर्बनाइजेशन, व्हीकल ओनरशिप, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है ना। हर साल लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, ट्रैवल करते हैं, है ना। तो ग्रोइंग सिटीज है, वहां पे डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ रही है। जापान के साथ भी यही है, जापान इज रीबिल्डिंग एनर्जी स्टॉक। मतलब जापान का मतलब क्या है, जापान अपनी ऑलमोस्ट 100% एनर्जी इंपोर्ट ही करता है, ऑलमोस्ट। पर रीसेंट डिसरप्शन के बाद जापान ने भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना शुरू कर दिया। तो जापान की डिमांड भी आप सोचो,
मतलब अब वो 100% से ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि रिजर्व में भी जाएगा और कंजम्पशन भी होगा जो होगा, है ना। मतलब अगर किसी पोटेंशियल शॉर्टेज से पहले ही फैमिली एक्स्ट्रा ग्रोसरी खरीद के घर में रखने लगे, कंट्रीज भी अभी ऑयल के साथ यही कर रही हैं। तो इसीलिए माना जा रहा है कि वो रिजर्व भी बना रहे हैं कम रेट वाले पे, और जो करंट कंजम्पशन है वो भी चल ही रहा है। मार्केट की रियलिटी देखते हैं, सप्लाई रिकवरी स्लो है, बट डिमांड की जो रिकवरी है ना वो बहुत फास्ट है ना। मतलब ओवरनाइट हम सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते, मतलब ओवरनाइट हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम ज्यादा ड्रिल करने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए, सारी चीजें टाइम लगाती है ना। तो ओपेक मेंबर्स ने भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स देखे हैं, पर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अचानक से कंज्यूमर्स को लग रहा है हाँ अब तो पेट्रोल आसानी से मिलेगा, तो कंज्यूमर्स आर रिज्यूमिंग स्पेंडिंग क्विकली। फैक्ट्रीज ने भी अपने आउटपुट बढ़ाना शुरू कर दिया, ट्रैवल डिमांड भी बढ़ना शुरू हो गई, लोग जाना शुरू हो गए। तो हिस्टोरिकल एग्जांपल देंगे तो कोविड के साथ भी ऐसे होता, डिमांड अचानक से रिकवर हुई थी, सप्लाई लैग थी, तो ऑयल प्राइसेस 120 तक पहुंच गए थे। तो डिमांड इज रिकवरिंग फास्टर देन सप्लाई, क्रिएटिंग अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइजेस। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट इट मींस फॉर इंडिया, ये समझ लेते हैं, ठीक है। इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है, इंपोर्ट्स 85% ऑफ क्रूड ऑयल। कई बार मैं आपको रोज 8 बजे जो क्लास लेता हूं उसमें कई बार बता चुका हूं, है ना। तो इंडिया लगभग 85% अपना क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता ही करता है ना। तो अगर आप देखो कि हर 100 बैरल कंजम्पशन पे, है ना, इंडिया लगभग 85 टू 88 बैरल बाहर से मंगाता है ना। तो इसमें क्या है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्यों है, क्योंकि यूएस जितना ऑयल प्रोड्यूस करता है वो लगभग खुद ही के लिए करता है ना। फिर सऊदी अरेबिया की बात कर लूं तो वो एक्सपोर्ट करता है, पर इंडिया जो है वो इंडिया ऑलमोस्ट पूरा इंपोर्ट करता है। तो इंडिया इज मोर वल्नरेबल, इनका माल नहीं बिकेगा चलेगा, है ना। यूएसए जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसका खुद ही पे डिपेंडेंसी है, पर इंडिया की डिपेंडेंसी बाहर है, तो एक कंसर्न है। फिर एलएनजी की डिपेंडेंसी भी सिग्निफिकेंट है, क्यों है, क्योंकि हमारा खरीफ सीजन आ रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया। फर्टिलाइजर चाहिए, है ना, इंडस्ट्री के लिए भी इनपुट चाहिए, है ना, पावर जनरेशन के लिए भी चाहिए, तो यूरिया प्रोडक्शन है ना, नेचुरल गैस पे ही डिपेंडेंट है यूरिया प्रोडक्शन काफी ज्यादा। तो एलएनजी का प्राइस बढ़ेगा तो फर्टिलाइजर बढ़ेगा, फर्टिलाइजर का प्राइस बढ़ेगा तो सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी फार्मर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। फिर लार्ज एनर्जी इंपोर्ट बिल, मतलब इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट बिल मैं आपको बता भी चुका था, लगभग 150 बिलियन डॉलर्स का ये एनर्जी बिल है। तो मतलब आप समझो कि एक फैमिली इंपोर्टेड गुड्स पे ही डिपेंडेंट है, तो हर चीज में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होना है। इफ ऑयल स्टेज एलिवेटेड तो क्या होगा, इसको हम कई बार देख चुके हैं, इन्फ्लेशन होगा, मतलब बाहर से महंगा तेल आएगा, हर चीज महंगी होगी, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी देखने को मिलेगा। तो वेजिटेबल आती है एक जगह से दूसरी जगह, मिल्क आता है, ई कॉमर्स है, ये सब इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा है प्रेशर ऑन रूपी, क्योंकि हमको डॉलर ज्यादा देने पड़ेंगे सेम ऑयल के लिए, तो हम डॉलर डिमांड बढ़ेगी, डॉलर ज्यादा बाहर जाएगा तो रुपए पे प्रेशर आएगा, सिंपल है। तो जितने ज्यादा ऑयल इंपोर्ट उतना ज्यादा डॉलर परचेज, और उतना ही रुपया वीक होता जाएगा, ठीक है। फिर लार्जर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर लेते हैं। तो जब इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा रहेंगे, है ना, तब भी आप देखो, तब भी हमको ज्यादा पैसे बाहर देने पड़ रहे हैं, तो डेफिसिट होगा ना। तो अगर $10 भी प्रति बैरल बढ़ जाता है तो आप समझो, है ना, 150 बिलियन में 10 रुपए पर बैरल अगर बढ़ जाता है तो कितना ज्यादा हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें, फिजिकल प्रेशर है, मतलब सब्सिडीज इंक्रीज होंगी क्योंकि सरकार सपोर्ट देना पड़ेगा, है ना। फ्यूल के टैक्सेस कम होंगे तो दोनों जगह से सरकार पे भी प्रेशर होगा पब्लिक फाइनेंस का, है ना। फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या है, एनर्जी सप्लाईज बिकमिंग मोर स्टेबल। तो अभी हम एक प्रिडिक्शन पे हैं कि कम से कम डिसरप्शन तो कम हुआ, है ना। अब आप बिजनेसेस इन्वेस्टर्स प्लान कर सकते हैं, है ना। शिपिंग शेड्यूल्स भी नॉर्मलाइज हो गए, इंश्योरेंस की कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगी, तो इस वजह से, और इमीडिएट जियोपॉलिटिकल रिस्क भी कम हुआ है, तो स्टॉक मार्केट इसीलिए रैली कर रहे हैं। रैली मतलब वो अपवर्ड रैली जारी है ना, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुआ है, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी ये चीज खुशी की बात है। मतलब चीप एनर्जी जो है वो बेनिफिशियल तो है हमारे लिए, बट रिलायबल एनर्जी इज इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। चलिए, अब इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थे, इंडिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, फ्यूचर अप्रोच क्या होनी चाहिए। कई बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, आज हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आप पिछले कई दिनों के वीडियोस देख सकते हैं, इसमें लगातार मैं ऑयल प्राइसेस के बारे में डिस्कस करते हुए आया हूं। अब इंडिया क्या करना चाहता है, इंडिया नो लॉन्गर वांट्स टू बी एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन एनी सिंगल रीजन, नॉट कंट्री, आई एम सेइंग रीजन। तो इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है ऑयल सप्लायर्स, कैसे, रशिया से भी लेंगे, इराक से भी लेंगे, सऊदी अरेबिया से भी लेंगे,
यूएई से भी लेंगे, यूएस से भी लेंगे, है ना, इवन ब्राजील से लेंगे, या इवन अफ्रीकन कंट्री से भी लेंगे। तो हम जहां से खरीद रहे हैं हमने वो भी डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या करेगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम कर देगा। फिर एलएनजी के सोर्सेज बढ़ा दिए, तो कतर से, है ना, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, ये सब हम एलएनजी वहां से भी खरीद रहे हैं, है ना, क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी ऑन वन सोर्स ये भी है। और ओवर डिपेंडेंसी ना होने से बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड करना, है ना। तो राजस्थान में, गुजरात में हमने सोलर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, रिन्यूएबल हब्स बनाए हैं। तो एवरी यूनिट आप देखो सोलर की कहीं ना कहीं रिड्यूस करती है हमारी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी। फिर न्यूक्लियर एनर्जी को स्ट्रेंथन करना, मतलब सिंपल है कि एक स्टेबल बेस लोड एनर्जी तो दिलवाई दे, और इससे एमिशन भी लो होता है। तो नेट जीरो का जो 2070 का टारगेट है हमारा, 2070 तक का, तब भी। तो इंडिया के न्यूक्लियर प्लांट है कोडाईकलम, है ना, कुडनकलम है, और काकरापार है। ठीक है, मैं कोडई कोनाल बोल दिया गलती से, इट्स कुडनकुलम, तमिलनाडु में है। ठीक है, स्केल बायोफ्यूल्स है, ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। इससे क्या होगा, ये फ्यूचर फ्यूल है, इंडिया ऑलरेडी रेडी है ना। E20 ब्लेंडिंग, इथेनॉल की ब्लेंडिंग चल रही है ना। तो हर पेट्रोल आप जो भी डलवाते हो उसके 1 लीटर में से 20% तो इथेनॉल होता है। लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, पर कई कंट्रीज में सक्सेसफुल भी है। इंजन्स को हमको उस हिसाब से भी मॉडिफाई करना पड़ेगा आगे आने वाले। फिर बैटरी स्टोरेज की बात करें, है ना, तो बैटरी स्टोरेज भी बढ़ा रहे हैं। मतलब सोलर से क्या होता है, हम दिन में तो एनर्जी बना लिए, अब दिन की एनर्जी गई तो एनर्जी का लॉस हो गया। तो सरप्लस एनर्जी अगर हम बैटरी में ट्रांसफर कर दें तो बैटरी रात में सप्लाई करेगी, और सोलर से जो सरप्लस हो रहा है वो बैटरी में स्टोर हो जाएगा। तो चाइना यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है। अब इंडिया का भी एम है कि हम इसकी डोमेस्टिक कैपेसिटी बनाए। तो एनर्जी सिक्योरिटी मतलब आज की तारीख में इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सिंपल, है ना। क्योंकि एनर्जी किस किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है, एनर्जी इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करती है, ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है, ट्रेड बैलेंस को इन्फ्लुएंस करती है, करेंसी की स्टेबिलिटी को भी करती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, पहली चीज है लेस डिपेंडेंसी ऑन सिंगल रीजन। फिर स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब यहाँ वल्नरेबिलिटी हमने रिड्यूस कर दी, यहाँ पे इंपोर्ट्स हमने कहीं ना कहीं कम कर दिया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इंप्रूव हो जाएगा, और करंट अकाउंट बैलेंस इन पर्टिकुलर। लोअर फ्यूचर सप्लाई शॉक रिस्क, तो डाइवर्सिफाई कर देंगे तो आगे आने वाली क्राइसिस से हम रेजिलेंट हो जाएंगे, और इसी से लेस वल्नरेबिलिटी होगी। वॉर है, ऑयल शॉक है, कुछ भी होता है ना, हम उतने वल्नरेबल नहीं रहेंगे। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, उसने रिमाइंड कराया कि एक सिंपल ट्रुथ कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्शन उस पर बात करो, एनर्जी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब दशकों से हमने क्या किया है, इंडिया की जो ग्रोथ है ना वो हैवीली इंपोर्टेड ऑयल गैस इन सब पे रही है, ये सब हमको खरीदना पड़ता था। बट अभी का जो चैलेंज है ना वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी लेके आया, और वो अपॉर्चुनिटी क्या है, इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने सप्लाई चेन्स को, सप्लायर्स को, और रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपैंड कर रहा है। तो ग्रेजुअली आप देखो कि इंपोर्ट भी कट होगा, और धीरे धीरे हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। ये सारी चीज मैंने आपको बताई। तो 21st सेंचुरी में जो नेशंस है ना वो क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं। वो एनर्जी कंट्रोल करेंगे तो इकोनॉमिक फ्यूचर कंट्रोल करेंगे, और इकोनॉमिक फ्यूचर होगा तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी उनका हाथ होगा। तो इंडिया इस ट्रांजिशन को प्रिपेयर कर रहा है, और एक अच्छा फाउंडेशन है। सरकार इस डायरेक्शन में सोचेगी, सोच भी रही है, ऐसा नहीं है नहीं सोच रही, पर उस हिसाब से ये चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या कहना है कि आपके शहर में पेट्रोल का क्या शॉर्टेज चल रहा है, अभी महंगा है, सस्ता है, मिल रहा है प्रॉपरली, एलपीजी सिलेंडर का क्या केस है, ये सारी चीजें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रोज रात के 8 बजे हम मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।